नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत लोकतंत्र। आप कक्षा 10 जो आपके बोर्ड एग्जाम है उसमें सामाजिक विज्ञान और गणित दो विषयों की परीक्षाएं बाकी है। तो बच्चों, हम आज सामाजिक विज्ञान में लोकतंत्र से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमने इससे पूर्व के जो हमारी क्लास थी उसमें लोकतंत्र के बारे में पढ़ा। आपने देखा कि मैंने प्राचीन जो समय था, आज से 2500-3000 साल पूर्व लोकतंत्र की बात की, आधुनिक लोकतंत्र की बात की। तो आप सोचो बीच में जो मध्यकालीन जो समय था उसमें क्या हुआ लोकतंत्र का। तो बच्चों आप देखेंगे वह जो समय था वो अंधकार का युग था। उसमें लोकतंत्र से संबंधित किसी भी विचार प्रणाली पर चर्चा नहीं की गई। उस समय किसी प्रकार का लोकतंत्र विद्यमान नहीं था, क्योंकि उस समय चर्च की सत्ता अर्थात ज्ञान पर धर्म प्रधान था। और ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि जो लोकतंत्र है, व्यक्ति के विचार है, व्यक्ति की जो स्वतंत्र जो विचारों की जो स्वतंत्रता है उसको कभी भी मान्यता नहीं मिल सकती। अतः मध्यकालीन जो समय है, हम कह सकते हैं 500 से लेकर 1500 तक का जो समय है, 1000 साल का समय है, उस समय के दौरान लोकतंत्र से संबंधित किसी भी प्रणाली पर विचार नहीं किया गया और ना ही कहीं भी ऐसी प्रणाली विद्यमान थी। तो अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के रूप या लोकतंत्र के प्रकार। तो बच्चों, हमने बात की थी अभी कि लोकतंत्र के मुख्यतः 4 प्रकार के: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। अर्थात यहां पर हम बात कर रहे हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत लोगों को, व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, अर्थात वह अपनी सरकार का निर्माण कर सके, उस पर नियंत्रण रख सके, और सरकार अगर सही तरीके से काम नहीं करे तो उस सरकार को हटाकर चुनाव प्रणाली के माध्यम से नई सरकार का निर्माण कर सके। ऐसी प्रणाली या ऐसा जो लोकतंत्र का रूप है वो क्या कहलाता है? राजनीतिक लोकतंत्र। तो जो राजनीतिक समानता की बात आती है, व्यक्ति को जब प्रभु सत्ता प्राप्त होती है, प्रभु सत्ता या शक्ति की जो सत्ता है या सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के हाथों में होती है, तो उस रूप को हम कहते हैं राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक समानता की बात करता है। सामाजिक लोकतंत्र सामाजिक समानता की बात करता है, अर्थात समाज में जाति, धर्म, प्रथा, व्यक्ति या वर्ग किसी भी आधार पर कोई भी असमानता विद्यमान नहीं होना चाहिए। पूरा समाज क्या होना चाहिए? सामाजिक रूप से समान होना चाहिए। लोगों में किसी भी प्रकार से कोई विशेष वर्ग के आधार पे या किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। इसके आधार पर जो लोकतंत्र होता है उसे कहते हैं सामाजिक लोकतंत्र। फिर आती है आर्थिक लोकतंत्र। अर्थात आप जब मार्क्सवादियों, साम्यवादियों को देखेंगे तो वो कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र आवश्यक नहीं है, आर्थिक लोकतंत्र अर्थात लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। ऐसे लोकतंत्र की बात करते हैं, उसे हम आर्थिक समानता। तो आर्थिक समानता पर जोर देने वाला जो सिद्धांत है या जो रूप है वो कौन सा रूप कहलाएगा? आर्थिक लोकतंत्र। और नैतिक लोकतंत्र अर्थात आपसी भाईचारा, सहिष्णुता, सहयोग, विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था कायम करने की जब बात आती है तो ऐसे लोकतंत्र को कहते हैं नैतिक लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के 4 रूप होंगे: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। तो राजनीतिक लोकतंत्र में किसकी समानता की बात कर रही है? राजनीतिक समानता। सामाजिक में सामाजिक समानता, आर्थिक में आर्थिक समानता और नैतिक लोकतंत्र में विश्व बंधुत्व, भाईचारा, सहिष्णुता, इनकी समानता की बात आती है। तो इस प्रकार से चारों हम रूपों को देख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोकतंत्र का जो रूप है उसमें राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है व्यक्ति, हमने बात की थी लोकतंत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति एक वोट का महत्व है। तो लोकतंत्र का जो मुख्य आधार है या मुख्य जो विचार है वो किस पर आधारित है? एक व्यक्ति एक वोट पर आधारित है। तो यहां पर हम बात करें राजनीतिक लोकतंत्र मुख्यतः व्यक्तिवादी लोकतंत्र की बात करता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता की बात करता है। और पश्चिम में उसी लोकतंत्र को क्या कहते हैं? उदारवादी लोकतंत्र की भी संज्ञा दी जाती है। उसे पश्चिमी लोकतंत्र भी कहते हैं। उसे पूंजीवादी लोकतंत्र जो मार्क्सवादी है उसकी आलोचना पूंजीवादी लोकतंत्र के नाम से भी करते हैं। अतः राजनीतिक लोकतंत्र को आप और किन नामों से जानेंगे? राजनीतिक लोकतंत्र को व्यक्तिवादी लोकतंत्र या उदारवादी लोकतंत्र या पश्चिमी लोकतंत्र या पूंजीवादी लोकतंत्र। ये सारे के सारे जो रूप है वो किसके होते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र के ही रूप होते हैं। अब राजनीतिक लोकतंत्र के हम 2 पक्ष मान सकते हैं, एक तो उसका सैद्धांतिक पक्ष, एक उसका व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत किसी राज्य में अगर बात करें कि भारत वास्तव में क्या लोकतांत्रिक राज्य है, अगर भारत लोकतांत्रिक राज्य है तो हम सैद्धांतिक पक्ष की बात करते हैं। क्या व्यवहार में, क्या व्यवहारिक रूप में जो लोकतांत्रिक प्रणाली की समुचित जो नियम है
जो उसके सिद्धांत है, जो उसकी अवधारणा है, जो लक्षण है, क्या हमें उसमें विद्यमान है, दिखाई देते हैं? तो हम राजनीतिक लोकतंत्र को दो रूपों में बांट सकते हैं, सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। तो राजनीतिक लोकतंत्र का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो कहलाता है राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। कैसे? राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, अर्थात लोकतांत्रिक राज्य। दुनिया में लगभग हर राज्य वर्तमान में लोकतांत्रिक राज्य ही है अपने आप में। कैसा राज्य है? लोकतांत्रिक राज्य है, लेकिन उसमें शासन का प्रकार कैसा है, शासन की प्रणाली कैसी है, वो क्या कहलाएगा? व्यवहारिक पक्ष कहलाएगा। अतः शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, तो राजनीतिक लोकतंत्र, सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र और व्यवहारिक पक्ष में शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। अब राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतांत्रिक राज्य, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, दुनिया के लगभग, पाकिस्तान भी लोकतांत्रिक राज्य है, बांग्लादेश भी लोकतांत्रिक राज्य है, चीन भी लोकतांत्रिक राज्य अपने आप को मानता है, हर राज्य अपने आप को लोकतांत्रिक मानता है, लेकिन वहां की शासन प्रणाली कैसी है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, अर्थात लोकतांत्रिक शासन जो प्रणाली है उसके भी अब दो स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र या शुद्ध लोकतंत्र, और दूसरा उसका है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधात्मक शासन प्रणाली। तो अब देखिए, जो सैद्धांतिक पक्ष की हम बात कर रहे हैं उसमें लोकतांत्रिक राज्य के अंतर्गत क्या वास्तव में जो सर्वोच्च शक्ति है, जो सत्ता की जो बागडोर है, क्या वह जनता के हाथों में है? तो हम कह सकते हैं कि प्रभु सत्ता किसमें निहित है? क्या प्रभु सत्ता जनता में निहित है? अगर प्रभु सत्ता जनता में निवास करती है तो वहां पर राजनीतिक लोकतंत्र विद्यमान है, अर्थात प्रभु सत्ता का निवास जनता में निहित है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति जनता में है। यहाँ प्रभु सत्ता, सॉवरेनिटी का जो हम अर्थ मानते हैं, सॉवरेनिटी इसका मतलब होता है सुप्रीनेस, राज्य की सर्वोच्च शक्ति या सत्ता जनता में निहित होना, जिसे राजनीतिक प्रभु सत्ता भी कहा जाता है। अब देखिए, जनता क्या कर सकती है? जब जनता के पास में राजनीतिक प्रभु सत्ता होगी, प्रभु सत्ता जनता में निहित होगी, तो क्या करती है जनता? जनता सरकार का निर्माण करती है, जनता सरकार पर नियंत्रण रखती है, और अगर सरकार जनता के सामूहिक निर्णयों के विरोध में कार्य करती है, वो सार्वजनिक हित में काम नहीं करती है, मनमानी तरीके से काम करती है, तो वही जनता अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अर्थात चुनाव के माध्यम से, नियत समय पर चुनाव के माध्यम से उस सरकार को हटाकर, पदच्युत करके, पद से हटाकर नई सरकार का निर्माण भी कर सकती है। इसका मतलब प्रभु सत्ता का निवास किसके पास है? जनता में निहित है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हो ना बच्चों, तो वहां संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात प्रभु सत्ता का निवास जनता में है, और जनता ही सरकार का निर्माण करेगी, नियंत्रण रखेगी, और उससे पद से हटाने की शक्ति भी किसके पास में है? जनता के ही पास में निहित है। अतः हम कह सकते हैं राजनीतिक लोकतंत्र में राजनीतिक प्रभु सत्ता कानूनी प्रभु सत्ता के ऊपर होती। कानूनी प्रभु सत्ता का मतलब है जैसे कोई पद है, जैसे राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, या अन्य कोई पद है, कोई अधिकारी का पद हो, वह पद कानूनी पद है, न कि राजनीतिक पद है। कानूनी, संविधान के द्वारा उस पद का निर्माण किया गया। जबकि जो जनता की प्रभु सत्ता है, राजनीतिक प्रभु सत्ता है, वो स्वतः ही उसे प्राप्त हो चुकी है, और उस राजनीतिक प्रभु सत्ता किस पर नियंत्रण करती है? कानूनी प्रभु सत्ता पर नियंत्रण करती है। अर्थात अगर सरकार या कानूनी प्रभु सत्ता जनता की या राजनीतिक प्रभु सत्ता के अवहेलना करेगी, तो क्या करेगी? जनता उसको समय समय पर चुनाव के माध्यम से हटाकर नई सरकार का निर्माण कर देगी। हम कह सकते हैं राजनीतिक लोकतंत्र में राजनीतिक प्रभु सत्ता कानूनी प्रभु सत्ता के ऊपर होती है, अर्थात राजनीतिक प्रभु सत्ता कानूनी प्रभु सत्ता पर नियंत्रण रखती है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी लोक सेवक हो, सब किसके अधीन है? जनता के अधीन है, और सार्वजनिक हित के लिए कार्य करते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कार्य नहीं करते। अब देखिए, यहाँ हम व्यवहारिक पक्ष में शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र को लोकतांत्रिक शासन, यहाँ क्या था? लोकतांत्रिक राज्य। हर राज्य लोकतांत्रिक है, लेकिन क्या उसमें लोकतांत्रिक शासन की कौन सी प्रणाली भी मौजूद है? क्या प्रत्यक्ष शासन है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि शासन प्रणाली मौजूद है? तो वर्तमान में जो प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र आत्मशासन प्रणाली है वो दुनिया के किसी भी देश में मौजूद नहीं है। केवल एक स्विट्जरलैंड एक ऐसा उदाहरण है जहां पर कुछ कैंटन, जो 5 वहां के 26 राज्यों में से 5 राज्यों में ऐसी प्रणाली मौजूद है। तो अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र में लोकतंत्र का जो रूप है, व्यवहारिक रूप है, वो कौन सा है?
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्वक शासन प्रणाली पूरी दुनिया में लगभग समान रूप से विद्यमान है। लेकिन अब उस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो प्रकार है, एक है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा अध्यक्षीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंटरी सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किसकी देन है? ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली के जो जननी है वो ब्रिटेन कहलाता है और अध्यक्षीय प्रणाली का जनक अमेरिका कहलाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष में, तो संसदीय और अध्यक्ष का जो मिश्रण है, दोनों प्रणालियों का संयुक्त रूप है, वो हमें कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड की प्रणाली में देखने को मिलता है। अब देखिए बच्चों, इसकी कुछ विशेषताएं कि राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत मान्यताएं क्या है, आधारभूत विशेषताएं क्या है, जिसके आधार पर इसको हम राजनीतिक समानता या राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत जानते हैं, जिसमें जनता को राजनीतिक प्रभुसत्ता प्राप्त होती है। तो देखिए इसमें राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत मान्यताएं, आपने इनको देखा, इसके आधार देखिए, राजनीतिक दलों में राजनीतिक सत्ता के लिए मुक्त प्रतिस्पर्धा, अर्थात राजनीतिक दलों में, अर्थात कोई भी जो लोकतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक राज्य में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मौजूद है, उसमें सत्ता प्राप्त करने के लिए एक से अधिक दलों का होना आवश्यक है। अर्थात दलों को स्वतंत्र कितने ही दल बनाए जा सकते हैं। जैसे वर्तमान में भारत में राजनीतिक दलों की संख्या 2000 से ऊपर है। तो राजनीतिक दलों में राजनीतिक सत्ता के लिए मुक्त प्रतिस्पर्धा, वो चुनाव में खड़े होते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को जनता के बीच में लाते हैं, अपने घोषणा पत्रों को पेश करते हैं और उसके आधार पर जनता उनका चुनाव करती है और सरकार बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। फिर स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की मनमानी को रोकने के लिए किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में क्या होती है? न्यायपालिका कैसी होती है? स्वतंत्र व निष्पक्ष होती है। तो उस न्यायपालिका के द्वारा जनता को जागरूक किया जाता है, जनता के अधिकारों को बचाए रखा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जनता के अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक कौन हुआ? न्यायपालिका। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, तो लोकतांत्रिक राज्य में राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक राज्य है अर्थात लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इस आधारभूत लक्षण है, समय समय पर नियत चुनाव होते हैं, नियत समय पर चुनाव होते हैं और जो चुनाव आयोग है, चुनाव प्रणाली है, वो कैसी होती है? स्वतंत्र व निष्पक्ष होती है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। संविधानवाद में विश्वास, अर्थात यह संविधानवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल लोकतांत्रिक राज्य में पाया जाएगा। हम बात करें किसी भी देश में अगर मान लो सैनिक शासन स्थापित है, जैसे उत्तरी कोरिया मान लिया जाए, तानाशाह है, चीन का जो शासन प्रणाली है जिसे वो अपने आप को साम्यवाद या हम कह सकते हैं कि वहां पर मार्क्सवादी शासन व्यवस्था स्थापित है वर्तमान में, जैसे रूस है, तो वहां पे संविधानवाद का अभाव पाया जाएगा। संविधानवाद का मतलब है सीमित शासन या सहमति का शासन। तो आप देखते हो चीन में, उत्तरी कोरिया में क्या सहमति का शासन है? या किसी भी राज्य में जहां सैनिक शासन है वहां पर सहमति का शासन पाया जाएगा? नहीं। तो ये संविधानवाद में विश्वास होता है, सीमित शासन व सहमति का शासन इनमें पाया जाता है। व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है, अर्थात व्यक्ति ही सब कुछ है, राज्य उसका एक साधन मात्र है। अर्थात व्यक्तिवाद, हमने यह बात की ना, व्यक्तिवादी लोकतंत्र, तो व्यक्तिवादी लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति के राजनीतिक अधिकारों के लिए राज्य अपने संपूर्ण साधनों का उपयोग करता है। नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था, नागरिकों को संपूर्ण जो व्यवस्था स्वतंत्रताएं वो कानूनी रूप से प्राप्त होनी चाहिए। प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है, अर्थात राजनीतिक प्रभुसत्ता कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण रखती है और इस प्रकार से अगर कानूनी प्रभुसत्ता या सरकार या शासन प्रणाली या कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी लोक सेवक अगर मनमानी करता है, स्वेच्छाचारी करता है, तो उसके लिए दो चीजें हैं, एक तो राजनीतिक प्रभुसत्ता, एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, वो अपने माध्यम से क्या करती है? उन पर नियंत्रण रखती है, जनता को जागरूक करती है। शासन या सरकार जनता के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है, अर्थात अगर उत्तरदायी नहीं होगी तो जनता उसको हटा देगी और नई सरकार का निर्माण करेगी। इस प्रकार से लगातार उनको क्या रहना पड़ता है? सजग रहना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि जनता या जो राजनीतिक प्रभुसत्ता है वो क्या है? मुख्य है, मालिक है, और जो सरकार है, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो उसके सेवक हैं और सेवक के रूप में कार्य करते रहेंगे। तो बच्चों, आपने इस पहला जो आपका लोकतंत्र का रूप है राजनीतिक लोकतंत्र के सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, इनको इस प्रकार से टेबल के माध्यम से इस प्रकार से आप परीक्षा में लिखेंगे कि आप
लोकतंत्र के कितने रूप हैं और कि इनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। तो आप लोकतंत्र के 4 रूप लिखिए और उनमें से राजनीतिक लोकतंत्र का अच्छी तरह से इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, संरचनाओं के माध्यम से उत्तर लिखिए। आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आने की संभावना रहेगी। धन्यवाद।